हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बोर्ड क्लास यानी क्लास 10th की, जिसमें हम भूगोल कक्षा 10वीं के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा पार्ट है कि बच्चों संसाधन एवं विकास, यानी इस चैप्टर को आज हम बच्चों रिवीजन करने वाले हैं। और ये बच्चों हमारी रिवीजन वाली क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हट जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन के बारे में, यानी संसाधन किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी वे सभी वस्तुएं जो हमारी पर्यावरण में मौजूद है और जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनको बनाने के लिए बच्चों साथ ही साथ में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे सभी क्या हैं? संसाधन है। और इनको हम बच्चों क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। अब संसाधन बच्चों कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला संसाधन का प्रकार है बच्चों उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बच्चों। तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन हैं। पहला है बच्चों जैव संसाधन। जैव संसाधन, जैव संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? वे सभी वस्तुएं या वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? जैव संसाधन कहते हैं। यानी इनकी प्राप्ति बच्चों जीव मंडल से होती है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए बच्चों, मनुष्य हो गए, प्राणी हो गए, ये सब जैव संसाधन के उदाहरण है। दूसरा आता है बच्चों आपका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन मतलब होता है बच्चों जो निर्जीव प्राणियों का संसार होता है। अजैव संसाधन में आते हैं बच्चों आपका जिनमें जान नहीं होता है, जैसे कि वायु हो गया बच्चों, जल हो गया, चट्टाने हो गई, भूमि हो गई, ये सब अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पे दो हैं बच्चों, जैव और अजैव। दूसरा आता है बच्चों समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पर संसाधन तो दो प्रकार के होते हैं। एक है बच्चों हमारा नवीकरणीय संसाधन और एक आता है बच्चों अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिनको भौतिक यांत्रिक है ना, भौतिक यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चों पुनः नवीकृत किया जा सकता है, यानी इनको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि जल है यानी पानी है, उसका हम बच्चों सिर्फ स्वरूप बदल सकते हैं। दूषित जल को बच्चों हम दोबारा फिल्टर कर कर पी सकते हैं। तो जल नवीकरणीय संसाधन है। इसका मतलब क्या है? इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा मतलब कि सूरज की रोशनी से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद तो ये नवीकरणीय है, यानी इनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? तो जिनका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद में इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो उसे हम बच्चों अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन है। यानी एक बार बनने के बाद इनको लाखों करोड़ों साल लगता है बनने में। उसके बाद आता है बच्चों आपका तीसरे प्रकार का संसाधन, ये है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी बच्चों उस संसाधन का मालिक कौन है। तो स्वामित्व के आधार पर बच्चों चार प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत किसे कहते हैं? कि जिन पे हमारा खुद का अधिकार होता है, यानी जो हम जिन चीजों के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि ये हमारा है, हमारे खानदान का है, हमारे परिवार का है, हमारा खुद का है या एक कंपनी का है, तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं बच्चों। जैसे कि भूमि हो गया है ना, मशीन हो गए, मोटर गाड़ी हो गया, तो खेत हो गया, ये सब व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। उसके बाद आएगा बच्चों सामुदायिक संसाधन।
सामुदायिक संसाधन उन्हें कहते हैं जिन पे सभी समुदाय का क्या होता है बच्चों, स्वामित्व होता है, यानी सभी समुदायों का होता है। जैसे हमारे पास में बच्चों चौपाल है, जहाँ पे सभी लोग आकर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, सारे फंक्शन बच्चों यहीं पे होते हैं। पार्क हो गया बच्चों, सड़क हो गया, ये सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों चौथा, तीसरा आता है बच्चों राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि भौगोलिक तौर पे एक देश के अंदर बच्चों जो इस देश के अंदर आते हैं ना, उसी को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी जो हमारी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर है, हमारे देश की जमीन के अंदर है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। साथ ही साथ में बच्चों जो 12 समुद्री मील तक का है ना, 12 नॉटिकल मील तक की जमीन है, अर्थात 22.2 किलोमीटर तक की जमीन, ये भी राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं बच्चों। अगर पूछे जो मील होता है वो जमीन को नापने के लिए होता है, नॉटिकल मील बच्चों होता है जो हम पानी की दूरी को नापते हैं, तो उसे हम नॉटिकल मील के द्वारा मापते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन जो एक देश के अंदर पाया जाता है तकनीकी रूप से भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा आता है बच्चों आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है बच्चों, तो वे संसाधन जिन पे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का हक होता है, यानी सभी देशों का अधिकार होता है। जैसे कि बच्चों 200 समुद्री मील से परे, यानी 200 नॉटिकल मील से परे जितने भी संसाधन हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये हमने संसाधन सबसे पहले पढ़ा। वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो बच्चों, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिनको एक बार इस्तेमाल किया और उसके बाद ये क्या होते हैं बच्चों, खत्म हो जाते हैं। कोयला, पेट्रोल और डीजल। स्वामित्व के आधार पर बच्चों 4 प्रकार के हैं। व्यक्तिगत संसाधन जो हमारा होता है, सामुदायिक यानी जो सारे समुदाय का होता है, राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत पाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जो इंटरनेशनल 200 समुद्री मील के परे होता है। उसके बाद आता है बच्चों चौथा, स्वामित्व के बाद आएगा विकास के आधार पे संसाधन। तो बच्चों विकास के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है बच्चों संभावी संसाधन। तो संभावी का मतलब ही है बच्चों वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने की बच्चों अपार संभावना है और उनसे उनको प्रयोग कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो वे संसाधन संभावी कहलाते हैं। संभावी मतलब संभावना है प्रयोग करने की, लेकिन हम अभी उनको प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे बच्चों आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहां पे सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो यह संभावी संसाधन होता है। उसके बाद आएगा बच्चों विकसित संसाधन किसे कहते हैं। तो विकसित का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा को, गुणवत्ता को, इन सभी चीजों को बच्चों हमने परख लिया है, कब खत्म होंगे, कितने हैं बच्चों, मात्रा, गुणवत्ता, मैप बना लिया, सब कुछ पता है हमें, तो इसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल बच्चों कब खत्म होंगे हमें पता है ना, तो विकसित संसाधन है। उसके बाद आता है बच्चों भंडार। क्या आता है? भंडार। तो भंडार का अर्थ होता है बच्चों पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास बच्चों टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको पता है बच्चों जल H2O, स्वच्छ पीने वाले जल का हमारे वहां इतना अभाव है, लेकिन हमें तो जल बनाने का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन H2 है, हाइड्रोजन के 2 अणु बच्चों, ऑक्सीजन के 1 अणु, ये मिला दे तो एक स्वच्छ जल बन जाएगा। लेकिन वास्तव में हमारे पास बच्चों पानी बनाने की कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? भंडार है। क्या है? भंडार है।
उसके बाद आता है बच्चों भंडार के बाद आता है संचित कोष, और ये संचित कोष जो होता है ना बच्चों, ये भंडार का ही एक पार्ट होता है। तो संचित कोष को हम भंडार का ही पार्ट में गिनते हैं। तो ये बच्चों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में आएगा। संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है बच्चों, एक संसाधन कहलाते हैं। अगला है बच्चों संसाधन के प्रकार। तो 4 प्रकार के हैं बच्चों। पहला उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। जैव जिनमें जान है, जो जीव मंडल से आते हैं, अजैव जो जिनमें जान नहीं है। समाप्यता के आधार पर बच्चों 2 नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं भौतिक यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा, अनवीकरणीय जिनको नहीं इस्तेमाल करते, एक बार इस्तेमाल किया खत्म हो जाएंगे, बनने में बच्चों इनको लाखों करोड़ों साल लगेंगे। उसके बाद आएगा स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। विकास के आधार पे संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो ये बच्चों आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था संसाधन और संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो अगला चैप्टर है बच्चों हमारा संसाधन का विकास एवं नियोजन। संसाधन का विकास एवं नियोजन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि मानव जो जीवन होता है ना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन बहुत ही जरूरी होता है। यानी हमारी जीवन की गुणवत्ता बच्चों लगातार बढ़ती जाए, हम अपना विकास कर सकें, इसीलिए हमारे लिए संसाधनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और संसाधन बच्चों लेकिन सभी के पास समान बंटवारा होना चाहिए। आप देखते हैं बच्चों कि आज दुनिया के क्या है, 90% लोगों के पास बच्चों सिर्फ 5% पैसा है, और जो 5% बच्चे लोग हैं ना, उनके पास क्या है बच्चों 95% पैसा है। यानी हमारे वहां संसाधन किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, जैसे कि आप जानते हैं। और इसी प्रकार से जिनके पास ज्यादा है बच्चों उनको हम अमीर वर्ग कहते हैं, और जिनके पास कम है उन्हें हम गरीब कहते हैं। अमीर के पास तो बच्चों इतने संसाधन है कि वो अपने सभी जो आवश्यक चीजें हैं ना उनको जुटा सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चों बेचारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी तरसता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसीलिए बच्चों इसके लिए हम जरूरी क्या है बच्चों, सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं बच्चों? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसी तरीके से विकास करें कि हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आने वाली बच्चों भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को भी हमें बचा कर रखना चाहिए। और इसी पे बच्चों गांधी जी ने एक कथन कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। साथ ही साथ में बच्चों ये पृथ्वी हमने हमारे पूर्वजों से हमें उत्तराधिकार में नहीं मिली है, बल्कि आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है। और जब उधार लिया है तो इसको आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सतत पोषणीय विकास मतलब बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संसाधन को बचाकर रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के लिए बच्चों पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन, और ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1992 में। और रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। और इसमें बच्चों 100 से अधिक देश जो है इसके अंदर उपस्थित थे, और उन सब ने बच्चों जो हमारे वहां पे पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए बच्चों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कई सारे गोल्स को सुझाए थे, कई सारे लक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तो उन सभी के बारे में, और यहीं से बच्चों एक सर्वमान्य एजेंडा 21 फिक्स किया गया बच्चों। तो एजेंडा 21 क्या था बच्चों? कि एजेंडा 21 का मतलब था कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, यानी पर्यावरण को बचाना है। साथ ही साथ में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार करनी है। और उसके बाद में क्या है बच्चों? गरीबी, भूखमरी, इन सबको खत्म करना है। तो यही था बच्चों एजेंडा 21 का लक्ष्य। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? 1992 में। और 100 से भी अधिक देश आए थे। रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में हुआ था बच्चों पहला पृथ्वी सम्मेलन। तो ये था बच्चों आपका
संसाधन का विकास और नियोजन, जिसमें हमने सतत पोषणीय विकास के बारे में देखा। उसके बाद आता है बच्चों आपका अगला टॉपिक, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन मतलब होता है बच्चों कि संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग कर इस्तेमाल करना, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। यानी इनको बचा कर चलना है, विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इसी को हम बच्चों संसाधन नियोजन कहते हैं, ताकि भविष्य के लिए भी हम उनको बचाकर रख सकें। संसाधन नियोजन मतलब कि इससे हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। और भारत में संसाधन का वितरण बच्चों असमान है, किसी के पास संसाधन ज्यादा है, किसी के पास संसाधन कम है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, ये हमारा भारत है, भारत में क्या है, जो पंजाब हरियाणा है, यहाँ पे गेहूं चावल तो बहुत ज्यादा होता है, गेहूं की खेती बहुत होती है, लेकिन वही बच्चों उड़ीसा इस तरफ आ जाओ तो वहां गेहूं होता ही नहीं। तो हमारे पास संसाधन बच्चों असमान रूप से क्या है, बटे हुए हैं। जैसे पानी, राजस्थान में पानी नहीं है बच्चों, है ना, तो इसी तरह तो संसाधन नियोजन का मतलब है कि जहां पे कम संसाधन है, जहां पे ज्यादा संसाधन है, वहां पे समन्वय स्थापित करना बच्चों, यानी वहां से उनको पहुंचाना और उनसे वहां तक क्या करना है, पहुंचाना है। और भारत में अगर कुछ संसाधन नियोजन के बच्चों 3 हैं। संसाधनों की हम पहचान करते हैं, कहां कितनी मात्रा में क्वालिटी है, समन्वय स्थापित करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संसाधन। अगला आता है बच्चों हमारा महत्वपूर्ण भू संसाधन के बारे में। तो भू संसाधन का मतलब होता है भू संसाधन यानी जमीन। ये भूमि बच्चों हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हम अपने दैनिक जीवन की 95% क्रियाएं इसी जमीन पे करते हैं, इसीलिए ये जमीन हमारे लिए क्या है बच्चों, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसी को हम क्या कहते हैं, भू संसाधन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको पता हो बच्चों, तो हमारे पास कितना है जमीन है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर बच्चों जमीन हमारे पास है, जो कि टोटल वर्ल्ड का कितना है, 2.4% है, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है हमारे पास। कितना है बच्चों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों इसका अंतिम टॉपिक, उसका नाम है बच्चों मृदा संसाधन के बारे में, यानी मृदा के बारे में पढ़ेंगे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सोइल। तो यदि आपसे पूछे बच्चों मृदा किसे कहते हैं, तो भूमि की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, यानी कि सोइल कहते हैं। और यदि आपसे पूछे बच्चों कि स्टडी ऑफ सोइल, यानी सोइल की पढ़ाई को हम बच्चों पेडालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडालॉजी। स्टडी ऑफ सोइल को क्या कहते हैं बच्चों, पेडोलॉजी कहते हैं। और मृदा यानी कि सोइल, भूमि की सबसे ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं। और यदि पूछे बच्चों 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लग जाते हैं। साथ ही साथ में बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो मृदा होती है ना, यानी कि सोइल होता है, उसको रंग के आधार पे, गठन के आधार पे, गहराई के आधार पे कई सारे भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारे वहां पे मृदा बच्चों मुख्यतः 6 प्रकार की पाई जाती हैं। सबसे पहली मृदा का नाम है बच्चों जलोढ़ मृदा। क्या नाम है, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है, और ये उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है। 3 नदियां बच्चों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये सिंचित होती है, इसीलिए सबसे उपजाऊ होती है बच्चों। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा भी होती है। और जलोढ़ मृदा बच्चों आगे 2 पार्ट में पाई जाती है, बांगर और खादर। तो जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है, एक है बांगर और दूसरा नाम क्या है, खादर। अगर पूछे बच्चों बांगर किसे कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। तो ये जलोढ़ मृदा था। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों काली मृदा, यानी कि ब्लैक सोइल। और ये दक्कन के पठार में, मालवा, सौराष्ट्र, यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। और बच्चों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगर मृदा। तो इस मृदा का बच्चों दूसरा नाम कौन सा है, रेगुर मृदा है। और काली मृदा बच्चों कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गर्म और शुष्क के टाइम पे बच्चों इसमें फास्फोरस की कमी होती है, और इसीलिए इस मिट्टी में पता है दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है बच्चों, दरारें पड़ जाती है। उसके बाद तीसरी मृदा आएगी बच्चों, तीसरे का नाम है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, ये हमारी तीसरी मृदा है बच्चों, लाल और
पीली मृदा। इसका लाल रंग बच्चों आग्नेय और रवेदार चट्टानों की वजह से होता है। इसका पीला रंग बच्चों जल योजन के कारण होता है। चौथा मृदा आएगा बच्चों लेटराइट मृदा। क्या नाम है? लेटराइट मृदा। और लेटराइट मृदा बच्चों, लेटराइट शब्द लेटर ग्रीक भाषा के, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों ईंट। और लेटराइट मृदा में काजू की खेती के लिए लेटराइट मृदा जानी जाती है। साथ ही साथ में बच्चों चाय हो गया, चाय, कॉफी, इन सभी की क्या की जाती है? इसके अंदर खेती की जाती है। पांचवा मृदा आएगा बच्चों हमारा कि मरुस्थलीय मृदा। पांचवी मृदा का नाम क्या है बच्चों? मरुस्थलीय मृदा। और वन मार्क में बच्चों आपका सवाल आता है कि इसको हम बच्चों लाल और भूरा मृदा भी कहते हैं। लाल और भूरी मृदा। तो लाल और भूरी मृदा किसे कहते हैं बच्चों? मरुस्थलीय मृदा को कहते हैं। छठा है बच्चों आपका अगला लास्ट वन मृदा। वन मृदा यानी जो वन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो वन क्षेत्रों में जंगलों में पाया जाता है, तो उसे हम वन मृदा कहते हैं। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे बच्चों जल्दी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।